हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अड्डा 24/7 साइंस सूत्रा में, जहां हम कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंपल भाषा में सीखते हैं और फिर दुनिया जीत लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा नाम ईशान शर्मा है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में हम क्या सीखेंगे? तो सॉल्यूशंस के बारे में हम ये सीखेंगे कि सॉल्यूशंस होते क्या है, क्या टाइप्स है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है और ये हमारी रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कहाँ कहाँ आता है? तो ये क्लास 12 बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? तो आज मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा वो हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगी और आप अपने बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां भी तैयारी कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी में क्या है समझना हमको, तो हमको अपना एक बैटल प्लान हमेशा तैयार करके रखना चाहिए। हमको क्या प्रिपेयर करके रखना चाहिए? अपना एक बैटल प्लान। तो सर ये बैटल प्लान क्या होता है? तो युद्ध में जाने से पहले युद्ध कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरह से होगा, हमारे कितने लोग हैं, उनके कितने लोग हैं, इसको तो हम युद्ध बोलते हैं। इसी तरह स्टडी का भी एक बैटल प्लान होता है। सब्जेक्ट का वेटेज कितना होगा, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा और उसके इंपॉर्टेंट या हॉट टॉपिक्स क्या होंगे जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस बाइफर्केशन को आप अपनी लाइफ में किसी भी बोर्ड कंपटीशन के एग्जाम को स्टडी करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह होगा। तो हमारा बैटल प्लान क्या होगा? तो पहले हम जानेंगे वेटेज कितना होगा। तो वेटेज मतलब होता है पेपर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम देखें तो 7 मार्क्स का पेपर में सीबीएसई बोर्ड के अंदर आता है, या फिर कह सकते हैं 7 से 10 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड आपसे पूछते हैं एग्जाम में क्लास 12 में। ठीक है। अगर मैं बात करूं सीयूटी और नीट की, तो 3 से लगभग 5 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेडली इससे आते ही आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है? तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम है, मतलब ना ही बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इसके, ना ही बहुत टफ बनते हैं। इसमें बेसिकली हमको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पे कमांड करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारी निजी जिंदगी में बहुत जगह अप्लाई होती है। हर टॉपिक्स में हमारे पास 3 मेन टॉपिक है। फर्स्ट है रोड्स लॉ, इसको बड़े अच्छे से समझना है, बड़ी गहराई से सीखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सेकंड है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी अच्छे से सीखेंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या सीखते हैं? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। वांट ऑफ फैक्टर में एब्नॉर्मल मोलर मासेस के बारे में बताता है, और इसके साथ कुछ एडिशनल है जो हमारे लिए पढ़ना। हाँ तो बिल्कुल है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो इसमें ऐड नहीं है, उसको मैं ऐड कर रहा हूं, हेनरी लॉ। अब आप कहोगे हेनरी लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है सर? तो भाई जो रोड्स लॉ है, जो हमारा रोड्स लॉ है, ये हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। तो इसके लिए हमें हेनरी के लॉ को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हेनरी लॉ के बाद ही हम वांट ऑफ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और रोड्स लॉ को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारे टॉपिक के बारे में। इतना पढ़ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीखेंगे केमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशंस, मैक्रो टू माइक्रो। मतलब क्या है? हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टडी करेंगे इसको, बहुत छोटे लेवल पे, और ऊपर ऊपर से भी इसको पढ़ेंगे कि होता है। तो सॉल्यूशंस के बारे में क्या जाना आपने? तो सॉल्यूशंस वो होते हैं जो हमारी लाइफ आसान बना देते हैं ना, जीवन में मिलने वाले सॉल्यूशंस। क्या ऐसा है? जी नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस होते हैं
उनको कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस किससे मिलकर बनते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब समस्या और उसका समाधान, सॉल्यूशन तैयार कर देता है। अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन सर सॉल्यूट क्या होगा हमारा और सॉल्वेंट क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में जाकर डिसॉल्व हो जाए। आई बात समझ में? सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए और उसमें डिसॉल्व हो जाए, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं हम सॉल्यूट को? जो भी चीज कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट कहलाती है। सॉल्यूशंस के अंदर कोई भी चीज यदि लेस अमाउंट में है या कम अमाउंट में है तो वो सॉल्यूट कहलाती है। तो सॉल्वेंट क्या होगा सर? तो सॉल्वेंट होगा जो जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब सॉल्वेंट और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जो भी चीज सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में होगी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल बता सकते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट? हाँ बिल्कुल। तो सॉल्यूट के आप एग्जांपल देखो यहाँ पे, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस और बहुत सारी चीज। सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट जो है हमारा वो है वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट कौन सा है हमारा? वाटर। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर चीजें जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं हो तो, अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो इसके बाद हम ले सकते हैं आपका एल्कोहल। एल्कोहल भी एक सॉल्वेंट की तरह है। बेंजीन भी एक सॉल्वेंट की तरह है। एसीटोन ये भी एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 ये भी एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो हमारे पास इतने सारे सॉल्वेंट हैं और इतने सारे सॉल्यूट हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनता है। कोई एग्जांपल? तो सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, या सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्ट कम अमाउंट में होता है तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया। शुगर सॉल्यूशन, वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा और शुगर कम अमाउंट में हो गया तो वो शुगर सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसमें कहा है एक बात के लिए, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो आपने 9th या 10th क्लास में सीखा होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जब भी हम किसी भी 2 या 3 सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाते हैं। मतलब आप अब उस मिक्सचर में से कोई भी जो 2 कंपोनेंट आपने मिलाए हैं या 3 कंपोनेंट आपने मिलाए हैं उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूध में पानी मिला दिया, क्या अब मैं दूध और पानी को अलग कर सकता हूं? जी नहीं, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। दूसरा एग्जांपल सामने है आपके, सॉल्ट और वाटर। मैं अगर सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दूं उस समय के लिए इवेंचुअली, तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्ट और वाटर आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अब कोई कहेगा सर हम तो कर सकते हैं, धूप में रख देंगे 6 दिन के लिए तो एवोपरेट हो जाएगा। भाई वो अलग चीज है, वो फोर्सफुल मेथड है सेपरेशन का। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन हमारे होमोजेनियस मिक्सचर। जो जिनको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं उनको हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, इनकी लेयर ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाती है, इनमें ज्यादा हेल्प या मेहनत नहीं लगती है।
आई होप आपको समझ में आएगा होमोजेनस और हेटेरोजेनस। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। जो मेजर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो माइनर अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है हमको? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? क्या सॉल्यूशन 9 टाइप के हैं? जी नहीं। सॉल्यूशन को 9 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया। हमने पढ़ा है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हमने क्या किया, एक हमने इसकी सॉल्यूट स्टेट बना दी और एक इसकी हमने सॉल्वेंट स्टेट बना दी। कहना क्या चाह रहा है? तो कहना ये चाह रहा है, एक बार हमने सॉलिड को सॉल्यूट की फॉर्म में लिया, एक बार हमने सॉलिड को सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया। एक बार हमने सॉलिड, अब रिएक्शन कैसे होगी? सॉल्वेंट सपोज हमने मान लिया हमारा सॉलिड, एक ये है हमारा सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट है हमारा गैस। अब मैंने कहा तुमसे कि सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है। सॉल्वेंट क्या है? गैस है। सॉल्वेंट क्या है? गैस है। और सॉलिड सॉल्यूट है। अब तुम मुझे इसका कोई एक एग्जांपल बताओ। तुम बोल दोगे कैम्फर इन ए। कैम्फर जानते हैं क्या होता है? बहुत से लोग जानते होंगे। तो कपूर को हम कैम्फर बोलते हैं, ठीक है ना। कपूर को हम कैम्फर बोलते हैं। ये रणबीर कपूर वाला कपूर नहीं है, घर में पूजन वाला कपूर है। नैपथलीन, बॉल्सुई, कैम्फर, है ना। तो जब हम पूजा करते हैं तो घर में देखते हो कि वो हवा में उड़ जाता है। तो जो कैम्फर है वो सॉलिड है और जो एयर है वो गैस। तो अब इन्वायरमेंट में गैस बहुत ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगी, है ना। तो एयर क्या है? सॉल्वेंट हो गया। और कैम्फर उसमें एक छोटा सा अमाउंट है तो वो सॉलिड सॉल्यूट हो गया। इसी तरह मैंने कहा गैस और गैस के बीच में बताओ, मतलब गैस की सॉल्वेंट है और गैस की सॉल्यूट है। तो आप लोग ने 9th में पढ़ा है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एयर। एयर हमारा क्या है? सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी। क्यों है? एयर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो सॉल्वेंट भी वही है और सॉल्यूट भी वही है। अब मैं कहूं गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट लिक्विड है, तो उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? सबसे बेस्ट एग्जांपल, अभी जो मौसम चल रहा है वो ह्यूमिड एयर का मौसम है, यानी ह्यूमिड एयर सीजन है। एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, यानी उमस हो रही है। उमस हमको परेशान कर रही है। तो अब हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब एयर है यानी गैस, तो सॉल्वेंट यानी एयर ज्यादा अमाउंट में है। ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया वाटर वेपर कंटेंट। वाटर यानी लिक्विड, तो वो कंटेंट क्या है? कम अमाउंट में है। तो अगर वो कहे सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है तो हम उसका एग्जांपल दे देंगे ह्यूमिड है। इसी तरह सबके लिए बताया, यदि लिक्विड और गैस, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है, तो ऑक्सीजन इन वाटर हो जाएगा आपका। तो इस चार्ट को आप देख लेना और समझ लेना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बता देते हैं, यहां से क्वेश्चन आते जाता है। अब वो पूछ रहा है सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो वो किस केस में होगा? तो वो होगा हमारे एलॉयज के केस में। किस में होगा? एलॉयज। एलॉयज क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस के होमोजेनियस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। ये इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि आप छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं, आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर देना, हम बाद में इसको और डिटेल में कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। अब हमें सीखना है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या मतलब है कंसंट्रेशन टर्म्स का? तो वही मतलब है जो हमने पहली बार क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस में। वहां पे हमने 3 टर्म सीखे थे। यदि मुझे किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, मुझे अगर किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो मैं तो या तो उसके मास परसेंटेज से कैलकुलेट करूंगा या फिर वॉल्यूम परसेंटेज से। अगर कोई भी चीज मुझे बहुत ट्रेस अमाउंट में मिल रही है
मतलब बहुत बड़ा समुद्र है यानी सी है। अब वहां पे छोटी सी क्या है, एक एलगी डेवलप हो रही है, या फिर कहेंगे वहां पे छोटे से हिस्से में गंदगी है, या फिर चलो मुझे ऑक्सीजन को ही ट्रेस करना है, तो क्या लाखों करोड़ों स्क्वायर फीट में फैला हुआ समुद्र, वहां से हम एक छोटे से अमाउंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं है पॉसिबिलिटी। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हम इतना टुकड़ों में बांट देते हैं कि फिर हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो फिर हम चीजों को पार्ट्स पर मिलियन में ले जाते हैं, मतलब हर मिलियन पे एक वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो क्या होता है, देखो जब हम छोटी छोटी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन हम वैल्यू को धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा करते जाते हैं, मतलब एक एप्रोक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ इतने के आसपास आ गई तो ये वैल्यू इतनी करेक्ट होगी। इसी तरह पार्ट्स पर मिलियन का गेम है, मतलब वो वैल्यू को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिक अप्रोक्सीमेट आ जाती है, चीज क्या आ जाती है, अप्रोक्सीमेट। तो पार्ट्स पर मिलियन को याद रखना हमेशा, ये भी मास परसेंटेज ही है, लेकिन हम ट्रेस अमाउंट में कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं हमेशा। अब और क्या क्या है, तो 11th क्लास में आपने कंसंट्रेशन के बारे में और ज्यादा सीखा, आपने चैप्टर 1 में नए नए टर्म्स पढ़े कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। आज उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि आपको याद है। यदि मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो मैं उसको कहूंगा वेट बाई वेट। मैंने कहा 35% सोडियम क्लोराइड है वेट बाई वेट में। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है जो सॉल्यूशन का मास है वो 100 है, और सॉल्यूट यानी सोडियम क्लोराइड का जो मास है वो 35 है। ठीक है, अब इस मास ऑफ कंपोनेंट को हम और क्या लिख सकते हैं, तो इस मास ऑफ कंपोनेंट को हम इजीली सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट को हम इजीली सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। इसको कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, कुछ इस तरह से लिखेंगे तो दोनों चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। टोटल मास भी कहते हैं, बट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यदि हम लिखते हैं तो हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करने में इजी होगा। अच्छा, सॉल्यूशन में हमने बताया ही था, सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट इज द एडिशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो वो क्या बना देता है, सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। सेम वॉल्यूम परसेंटेज में होगा, मैंने कहा 35% सोडियम क्लोराइड V बाई वी। V बाई वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें भी सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किससे डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसी तरह पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करेंगे, 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 टू दी पावर 6 से, तो वही वैल्यू पार्ट्स पर मिलियन में आ जाती है। तो पीपीएम में कैलकुलेट, सपोज मैंने कहा ऑक्सीजन का अमाउंट मुझे फ्री में 5.8 पीपीएम मिला, दैट मीन हर पार्ट पर मिलियन पे 5.8 वैल्यू थी। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में तीन जो महत्वपूर्ण टर्म है, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स जो हैं, सॉरी मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह लो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह लो, उसको हम किससे डिवाइडेड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं, यदि ये वैल्यू लीटर में है तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं करेंगे, यदि लेकिन ये वैल्यू ml में है, किसमें, मिलीलीटर में, सपोज n बाई वी ml में है, मिलीलीटर में, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। आई बात समझ में? अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लीटर में नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता ही है आपको, नहीं पता तो इधर देख लो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो गिवन वेट बाय मोलर मास, इसका मतलब क्या है, W बाय डैश, W बाय एम डैश। अब आपने एम डैश क्यों लिखा, उसका रीजन है कि सर मैंने मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया, इस वजह से मैं मोलर मास को कैपिटल एम नहीं लिख सकता, इसलिए मुझे वहां पर एम डैश का यूज करना होगा। ठीक है, अब इसका तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है यहीं से, तो हम तीसरा फॉर्मूला भी यहीं से बनाते हैं। हमने कहा अगर मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दिया होता है n/v ले लेंगे, मिलीलीटर में हो तो n/v into 1000 कर देंगे। अब सपोज नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, हमें वेट दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना, जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देना है। कैसे, n/v into 1000 है ये, इसमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, W is equal to m dash into v the 1000, ये किसके बराबर हो गया, मोलरिटी, किसके बराबर हो गया ये, मोलरिटी। इतनी बात समझ में आई होप आ गई होगी। मोलरिटी कैपिटल M is equal to W into 1000 m dash by m dash into v, ये हो गई मोलर। इसको मेजर किसमें करते हैं, तो मोल पर लीटर में, इसका मेजरमेंट किसमें होता है, मोल पर लीटर। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, इसको मैं रफ कर रहा हूं, हम आगे चलते हैं। अब मोलरिटी के बारे में मुझे बात करनी है, तो मोलरिटी क्या होती है, तो मेरे भाई मोलरिटी होती है तुम्हारी स्मॉल एम, स्मॉल एम को हम मोलरिटी बोलते हैं। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कैसी होती है ये, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा फॉर्मूला, मोलरिटी और मोलरिटी में एक खास डिफरेंस है कि मोलरिटी को हम वॉल्यूम इन सॉल्यूशन के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी को हम वेट ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट W हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, W, या फिर इसको W डैश से कर देते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट W डैश हो गया, तो गिवन वेट हमने नंबर ऑफ मोल्स में W दिया है। ठीक है, ये W डैश हो गया। अगर केजी में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा मोल पर किलोग्राम। अच्छा, सेम कहानी, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम पैटर्न यहाँ पे यूज करेंगे हम। यहाँ पर कैसे कर देंगे इसको, देखो W बाई m डैश इंटू 1000 बाय W डैश, मतलब क्या हो गया, तो हमारा जो स्मॉल m है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल m हमारा कैसा हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू W इंटू 1000 m डैश इंटू W डैश, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आएगी। ठीक है,
अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बड़ा सिंपल है। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सपोज मैंने कंपोनेंट ए ले लिया एक और एक कंपोनेंट बी ले लिया, तो कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा और कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन को एक्स बी से। अब जहां एक्स के साथ सबस्क्रिप्ट लिखी हुई है, एक्स के साथ अगर ए लिखा हुआ है तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ए के वो ऊपर आएंगे और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ए और बी दोनों के आएंगे। जैसे कि मैंने एक्स से लिखा हुआ, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसमें ए के हैं और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी के। अगर मैं कहता यहीं पे एक्स ए की जगह एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो तो मैं कैसे करता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। तो यहां से मुझे क्या चीज समझ में आई, यहां से मुझे एक ये बात समझ में आई कि यदि मुझे कैलकुलेट करना है जिसका मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में होंगे, ठीक है, और बाकी दोनों कंपोनेंट या बाकी तीनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी कंपोनेंट और ईच कंपोनेंट, और ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, है ना, और जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, ये डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, फिर इसका रूल होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करके भी देखूं, जैसे मैंने लिखा एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए में क्या होगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी क्या होगा एन बी बाई एन ए प्लस। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी बन जाएगा। अगर आप इनको कैंसिल कर देंगे इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी। ऊपर यही लिखा हुआ है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब कितने भी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन करोगे जब उनको ऐड करोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा 1। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक दो क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्या डिटरमाइन मास ऑफ यूरिया टू मेक 2.5 किलोग्राम और 0.52 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें कुछ गलत दिख रहा है क्या, थोड़ा ये टाइपिंग एरर है। जब हम किलोग्राम की बात करते हैं तो जनरली इसमें मैं मुझे तो जब एक्सपीरियंस तो मुझे पता है तो ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो पाता है ना। तो ये मोलर की जगह ये मोलर कर लो, क्या कर लो मोलर। तो आपके लिए पहली बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके लिए इजी होगा समझने में, है ना। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो मोलरिटी होता है स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यही फॉर्मूला का होता है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया इन 2.5 kg। तो मास ऑफ यूरिया 2.5 kg में क्या करेंगे, के अंदर कितने सॉल्वेंट के अंदर 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.25 मोल्स प्रेजेंट है। कितने मोल्स प्रेजेंट है 0.25 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। आई बात समझ में थी। अब आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो यदि मुझे मास ऑफ यूरिया निकालना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया। तो मैं एक चीज करूंगा ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 15 ग्राम। कितने ग्राम आ रही है 15 ग्राम। अच्छा, टोटल वेट कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, टोटल वेट कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेट हो जाएगा
यूरिया का 15 ग्राम और 1000 ग्राम सॉल्वेंट का, तो 1015 ग्राम वेट हो गया। टोटल वेट कितना हो गया? 1015 ग्राम। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ से टोटल वेट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन समझो ये बात, ये जो टोटल वेट है ये 15 ग्राम के ऊपर है। क्या कहेंगे, अगर वेट 1015 ग्राम है तो मास ऑफ यूरिया कितना है? 15 ग्राम। अब यहां से हमारा यूनिटरी मेथड अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई हो जाएगा? यूनिटरी मेथड। कैसे? जब 1015 ग्राम में 15 ग्राम है, 1015 ग्राम पर 15 ग्राम है यूरिया का मास, तो 2.5 केजी का मतलब कितना हो गया? 2.5 केजी को हम लिख सकते हैं 2500 ग्राम, राइट, इनटू 2500। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट होगा वो होगा लगभग 36.97। मतलब इसको हम इक्विवेलेंट कैसे ले सकते हैं? 37। तो इसमें जो हमको यूरिया का मास मिलेगा वो 37 ग्राम होगा। तो आंसर कितना हो गया इसका? हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ये अब हम एक मोलरिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। मोलरिटी में वो क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI इज 1. मतलब डेंसिटी कितनी कह रहा है? 1.202 ग्राम पर ml। लेकिन ये किसकी डेंसिटी बता रहा है? ये बता रहा है आपके सॉल्यूशन की डेंसिटी। ये किसकी डेंसिटी बता रहा है? सॉल्यूशन की। डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर ml। फाइंड मोलरिटी। तो ये डेंसिटी किसके बारे में बता रहा है? सॉल्यूशन की, ठीक है, कि 1.202 ग्राम पर ml। अब ये 20% एक्वस KI है, तो मतलब 20% का मतलब होगा 20/100। कितना हो गया? 20/100। अब 20/100 का मतलब क्या है? जो KI का वेट मास है वो 20 है, और जो हमारे सॉल्यूशन का मास है वो कितना है? 100। मास ऑफ सॉल्यूशन, हमने मास परसेंटेज पढ़ा था ना, तो यहाँ पर मास परसेंटेज वाला कंसेप्ट लगा दिया। 20% का मतलब क्या है? 20% मास, दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो 100 हो गया, और मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जो KI है उसका 20 हो गया। ये भी 20 ग्राम हो गए, तो ये 100 ग्राम हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी कितना होता है? मास बाई वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पर मास कितना है? 100, क्योंकि वॉल्यूम तो मुझे निकालना है, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, तो हो गया मास बाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो गया? यहाँ पर हमारा जो मास है वो 100 है, और जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो है 1.202। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 83.19। ये कुछ ऐसी आएगी 83.19 ml। क्या इसको मैं लीटर में चेंज कर दूं? हाँ जी, कर दो। तो अगर मैं इसको लीटर में चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा 0.0832 लीटर। 0.0832 लीटर। चलो अब यहाँ से वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लिखते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स।
तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकता हूं? तो मुझे Ki का मोलर मास पता होना चाहिए। अब Ki का मोलर मास कितना होगा? तो Ki का जो मोलर मास है उसमें K कितना है? 39, I कितना है? 127, तो ये हो गया 166। तो इसका मोलर मास हो गया 166 ग्राम पर मोल, 166 ग्राम पर मोल। ये Ki का मोलर मास हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? गिवन वेट बाय मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है? 20, और मोलर मास कितना है? 166। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा? 0.0 1 कितना आ जाएगा? जरा सोच के बताओ, करके बताओ। 0.120, इतना कुछ आ जाएगा, है ना? ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। लीटर की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे सिंपल एक चीज करनी चाहिए, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। कैसे? 0.120 डिवाइडेड बाय 0.08। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग कुछ ऐसा है, 1.45, इट इज इक्वल टू 1.45 एम। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.45 एम, यानी 1.45 मोल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी इससे रिलेटेड। अब अच्छा इसमें एक चीज और समझते हैं जो हमारे बड़े काम की है। क्या? देखो, जब हम मोलरिटी की बात करेंगे और जब हम मोलरिटी की बात करेंगे, मोलरिटी मोलरिटी की मतलब लिट्टी चोखा बन गया। मोलरिटी की बात करेंगे, है ना? अब इसमें कुछ टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कुछ टर्म है बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना? क्या इंपॉर्टेंस है दोनों टर्म्स की? जैसे मैंने कहा मोलर, फिर मैंने कहा सेमी मोलर, फिर मैंने कहा बाई मोलर, मैंने कहा डेसी मोलर, उसके बाद मैंने कहा सेंटी मोलर। सेंटी होने की जरूरत नहीं है, ये सेंटीमेंट वाला सेंटी है, राइट? अब सेकंड केस में देखो, मोलर, सेमी मोलर, बाई मोलर, डेसिमोलर एंड सेंटीमोलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये काम आती है ना? इसलिए आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट। मैंने बोला मोलर तो क्या, मैंने बोला मोलर तो स्मॉल, मैंने बोला सेमी मोलर m/2, मैंने बोला बाई मोलर 2m, मैंने बोला डेसी मोलर, डेसी माने 10 तो m/10।
डेसी माने डेकेड, डेकेड हमेशा 10 साल का होता है। मैंने बोला सेंटीमोलर, सेंटी माने सेंचुरी, तो वो हमेशा 100 साल की होती है बाई 100। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। मैंने बोला मोलर तो एम, अब मैंने बोला सेमी मोलर, तो सेमी मोलर क्या हो जाएगा, सेमी मोलर हो जाएगा ये गलती मत करना, स्मॉल एम बाई 2, बाई मोलर 2m, डेसीमोलर m बाई 10, सेंटीमोलर m बाई। ये कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है और समझने लायक भी चीजें हैं। मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, मैंने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, उनके दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल से हैं बट कभी कभी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, तो उनको डिटेल में आपको इसलिए मैंने सॉल्व करके बताया। और मोलरिटी और मोलरिटी में कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इससे आगे जब हम जाते हैं तो हमें कुछ अलग चीजें देखने को मिलती हैं। क्या अलग चीजें देखने को मिलती हैं? अब यहां से हम अपना सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं। क्या है? सॉल्यूशंस इन solid in liquid, solutions in liquid, solutions in gas in liquid। यहां से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, शुरुआत करते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर की, कब? अगली क्लास में, है ना।